है इसलिए बुलाया गया क्योंकि हम एक 27 तारीख को राष्ट्रीय सद्भावना सभा इसका आयोजन कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सद्भावना मंच के तहत है। इसमें तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशंस का मेरा वर्ग, ओबीसी और वंचित समाज के लोगों के साथ मिलकर छात्र संगठन और ट्रेड यूनियंस, ये सब लोग जुड़े हैं क्योंकि सतपाल मलिक जी के साथ जो हुआ, उनके अंतिम समय में सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी उनको जो है श्रद्धांजलि नहीं दी गई। इसलिए देश के किसानों ने, देश के कमेरों ने और देश के सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये तय किया है कि उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि पेश करेंगे। 27 तारीख को ये कार्यक्रम डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन यानी कि रानी झांसी रोड पर ये रखा गया है और सुबह 10:30 बजे से लेके और दोपहर 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम लोग जो लखीमपुर में 4 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, उसमें एक मीडिया कर्मी भी शामिल था, हमारा मित्र था, और उसके अलावा 750 किसान जो शहीद हुए किसान आंदोलन के दौरान, वो लोग पहलगांव में और पुलवामा में जो शहीद हुए, जिसमें हमारे सिविलियंस भी थे, जिसके नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के चलते आज तक जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके द्वारा वो पहलगांव की घटना को 22 अप्रैल को दिया गया अंजाम, वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए। एक फ़ोटो जारी हुई और उसके बाद ये बता दिया गया कि वो लोग भी जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, वो फ़ोटो भी गलत बताई गई। तो इसका मतलब ये है कि सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या सरकार दोषी है पहलगांव के जो नरसंग हत्याकांड हुआ उसमें? और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सरकार ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू की और उसके बाद जब जीत के कागार पे थे, हमारी आर्मी और एयरफोर्स पूरी तैयार थी, उसके बाद उनको विड्रॉ कराया गया सीज फायर के जरिए और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये सीज फायर हमारे कहने पे हुआ है। तो बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जिस पर शंका की सुई जो है वो सरकार पर जाती है। तो ये सरकार क्या किसी के कहने पे चल रही है? क्या इसका जो बटन है किसी और के हाथ में है? और किसानों की समस्या तो आज तक दूर नहीं हुई क्योंकि एमएसपी को लेकर कहा गया था कि एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी। आपको याद होगा 11 दिसंबर 2021 में एक चिट्ठी ज्वाइंट कमिश्नर एग्रीकल्चर से आई थी, उसमें कहा गया था कि एमएसपी की कमेटी बनेगी जिसमें 4-5 मेंबर जो हैं स्कीम के होंगे और 5 मेंबर जो हैं वो सरकार की तरफ से होंगे। छोटी कमेटी बनाई जाएगी जिसपे एमएसपी को देशव्यापी कैसे करना है, पराली के कानून पर और बहुत सारी चीज़ों पर फैसले होंगे। आज तक उस एमएसपी कमेटी की क्या मीटिंगें हुई, कौन वो लोग थे जो एमएसपी कमेटी में शामिल हुए? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने तो अपना हाथ पीछे कर लिया था। जब उन्होंने कहा कि 4 आदमी अपने भेज दीजिए तो उन्होंने 32 नाम अपने ही तय कर लिए। तो किसानों को पता लग गया, समझ में आ गया कि ये 32 मेंबरी कमेटी जो है ये सरकारी कमेटी है, यही सब डिसाइड करेगी। तो हम तो उसमें गए नहीं। तो उनकी मीटिंगों में आज तक कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं पता लगे। आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस मीटिंग में फैसला क्या हुआ। लास्ट मीटिंग उसकी जुलाई 2024 में हुई थी और उसके बाद आज तक एमएसपी पर कोई समझौता या कोई डिक्लेरेशन सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नहीं किया गया है कि मंडी में एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर पराली की समस्या थी, तो पराली की समस्या पे आपने जस्टिस गवई को सुना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि पराली पे कुछ किसानों को अरेस्ट करना चाहिए। और जब पराली का कानून पे, जब विधेयक पे बात हो रही थी, तो ये कहा गया था कि किसानों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जो लोग जान के आग लगाते हैं उनको फाइन किया जाएगा। और हरियाणा में किस तरीके से पकड़ पकड़ के किसानों को पराली के कानून के तहत फाइन भी लगाया गया, अरेस्ट भी किया गया, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। और एक तरीके से दिल्ली एनसीआर में ये खबर फैला दी गई कि जितना प्रदूषण होता है वो किसानों की वजह से होता है, किसानों को दोषी ठहराया गया। अब तो पराली नहीं चल रही पिछले साल से, तो अब क्यों धुआं आ रहा है? तो ये इसके साइंटिफिक रीजंस ना पता करने के, मतलब उस साइंटिफिक रीजंस को मद्देनजर ना रखते हुए ये लोग यही करते हैं, ये किसानों को हर चीज के लिए दोषी ठहरा देते हैं। वाटर टेबल कम हुआ, किसान दोषी है। पराली हुई, पोल्यूशन हुआ, किसान दोषी है। तो ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को पंजाब पे थोपा जा रहा है, आपको याद होगा जीरा डिस्टिलरी पे एक बहुत बड़ा मामला भटिंडा में आया जिसमें रिवर्स बोरवेल के जरिए अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो रिवर्स बोरवेल के जरिए पानी को वापस जमीन में डाल रही थी और वही काला पानी 10 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर लोगों के गुरुद्वारों में, गांव में, घर में निकल रहा था।
बठिंडा में जो कैंसर हॉस्पिटल है, लाखों की तादाद में लोग, संख्या में लोग वहाँ जाते हैं। और इसका एक आपने देखा होगा मीडिया में भी कि बठिंडा जो ट्रेन जाती है वो कैंसर ग्रसित पेशेंटों से भरी होती है। ये जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री का नॉर्म है, जब हम इसको लेकर चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा एनजीटी में गए, एनजीटी में जाने के हमें आदेश भी हुआ कि इस यूनिट को बंद करा देना चाहिए। तो इन्हीं के वकील पिनाकी मिश्रा वहां पे आते हैं एनजीटी कोर्ट में, कहते हैं जी 150 केएलडी का तो हमारा जो प्लांट है अल्कोहल का, वो आप कह रहे हैं पोल्यूटिंग है, उसको हम बंद कर देते हैं। पर पंजाब जो पोल्यूशन बोर्ड है उसमें जो दूसरा प्लांट है एथेनॉल का, उसको हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि एथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है। एथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है या एथेनॉल से पोल्यूशन कम नहीं होता है वो बात का विषय है, पर जिस फैक्ट्री को बंद करने की आदेश हो गया उसको आप अलग अलग कैसे दिखा सकते हैं कि 150 लीटर की फैक्ट्री अलग है, 180 लीटर की फैक्ट्री अलग है, 100 लीटर की फैक्ट्री अलग है। तो ये एनजीटी हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो या कोई भी माननीय कोर्ट का आदेश हो, आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। सभी संस्थानें, सभी जिनका काम है एनवायरनमेंट को देखना, इकोलॉजी को देखना, किस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं। हसदेव के जंगल आपने देखे, अभी असम की खबर आई कि एक क्रिकलिंग प्लांट जो सीमेंट का लगाना है अदानी को सैंक्शन हो गया। 1 रुपए में आपको टूथपेस्ट नहीं मिलता, 1 रुपए में बच्चे की टॉफी नहीं आती, 1 रुपए में अदानी को जमीन कैसे मिल जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों इन लोगों को वित्तपोषित किया जा रहा है। अभी पिछली खबर आपको बता देता हूं, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के लोन देने के लिए कॉर्पोरेट को एक सैंक्शन किया गया है आरबीआई के द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 10,000 करोड़ से ऊपर के लोन इन कॉर्पोरेट्स को दिए जाएं। इसका मतलब यह है कि आपका और हमारा सेविंग्स का पैसा, हमारे धान का, फसल का, गेहूं का पैसा, वो सब पैसा जो बैंकों में जमा होगा वो सब्सिडी में तो नहीं मिलेगा, ना किसान को सब्सिडी मिलेगी, ना आम आदमी को सिलेंडर मिलेगा, पर वो पैसा कॉर्पोरेट को लोन में जरूर मिल जाएगा एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए, पोर्ट डेवलप करने के लिए, संसाधनों को डेवलप करने के लिए। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज लूट इस देश में हो रही है। उस लूट के खिलाफ ये हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा विषय जो इलेक्शन का खड़ा हो गया है कि जो इलेक्शन मैकेनिज्म है उसमें वोट चोरी हो रही है, और उस वोट चोरी में जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, 1 पर्सन 1 वोट 1 नेशन का जो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का है, उसका हनन हो रहा है। किस तरीके से वोटों को बढ़ाया घटाया जाता है और कांग्रेस पार्टी या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लोगों को, उनके कैंडिडेट्स को हराया जाता है। एक पिटीशन और दाखिल की हम लोगों ने ब्यौरा मांगने के लिए कि अगर 40 लाख रुपए खर्चे का ब्यौरा आपका है, उससे ज्यादा खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो आप अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो भी समाप्त होना चाहिए। एक पिटीशन हमने और डाली लुधियाना वेस्ट में एमएलए के खिलाफ। तो बात सारी ये आ जाती है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस होते हैं, उन चेक्स और बैलेंसेस को इन्होंने खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कब्जा कर लिया। आज वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट चोरी फैक्ट्री लगाकर वोट चोरी करवा रही है। इस वोट चोरी को रोकना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, किसान को बचाना है। इस सब की लड़ाई हम 27 तारीख को श्रद्धांजलि देकर सतपाल मलिक जी, पहलगांव, पुलवामा के शहीद और 750 किसान और लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए, उनको हम अपने तरफ से वो करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उनका सम्मान करेंगे और इस देश में इस लोकतंत्र के खतरे को समाप्त करने की लड़ाई को और पैना मजबूत करेंगे। आज की डेट में किसान हो, कमेरा वर्ग हो, छात्र हो या आम आदमी हो, वो सब ग्रसित हैं। आपने देखा अभी हाल ही में जीएसटी पर किस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने जीएसटी को 2 स्लैब में कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान के ट्रैक्टर पर 18% जीएसटी लेते हैं, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है? आपको पता है जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है वहां पे तो आपने 18% जीएसटी लगा दिया, जहां पर रॉ मटेरियल मिलना है वहां पे आपने 18% जीएसटी मिला दिया, एंड प्रोडक्ट पे आपने 5% जीएसटी लगा दिया। एक आदमी की किताब है, उस किताब की जिल्द जो है उस पर 18% जीएसटी है, उसके कागज पे 18% जीएसटी है। अगर वो किताब बनाएगा तो वो जब 18% जीएसटी देगा तो 5% कंसोलिडेट स्कीम में कैसे पैसा वसूल करेगा? तो चीजें महंगी हो जाएंगी। आप कहते हैं जीएसटी के 2 स्लैब है, जीएसटी के 2 स्लैब नहीं है, जीएसटी के कई स्लैब है। जैसे रावण के कई सिर होते हैं वैसे जीएसटी के भी कई स्लैब है। वो सब बात डिपेंड करती है कि आप इनपुट टैक्स कैसे लेते हैं, आईजीएसटी को कैसे करते हैं, किस तरीके से आप। तो किसान को इस बात का ज्ञात है, उसको पता है कि फार्म इक्विपमेंट पे, बीज पे, खाद पे, ट्रैक्टर पे किस तरीके से उससे जीएसटी वसूली जाती है। और जब वो अपना दाम लेने
मंडी में जाता है 1 रुपया, आप प्याज खरीदते हैं 25 रुपया किलो, आप टमाटर खरीदते हैं 40 रुपया किलो, किसान को मिलता है 1 रुपया किलो, उसमें भी रेट काटे जाते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन के रेट काटे जाते हैं, मंडी के रेट काटे जाते हैं, कमीशन काटी जाती है, नेट उसको कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये बात जो है हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब किसान और देश का मेरा वर्ग साथ खड़ा हो गया है। महिलाओं के खिलाफ भी जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें भी हम लोग उसका संज्ञान ले रहे हैं, और अब इस देश में एक नई क्रांति होगी जो इस सरकार को समझाएगी कि लोकतंत्र का असली मायने क्या है।